हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो गाइज, इस लेक्चर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और इकोनॉमिक सर्वे आज आ चुका है 2024-25 का। इसमें मेन हाइलाइट्स क्या हैं और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें क्या हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके लिए। देखिए, इस लेक्चर को मैंने 2 तरीके से कवर किया है। एक तो मैंने इसमें हाइलाइट्स लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, और एक चीज़ वो है जो ये हमें इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है एक्चुअल में कि ग्रोथ क्या है, किस तरीके से हमारा देश आने वाले टाइम में क्या करने वाला है, किस तरीके से हमारे देश में स्थिति चल रही है, ये दोनों चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो पहले हम डिटेल में वैसे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, और उसके बाद इसी लेक्चर में एंड में आपको देखने को मिलेगा फैक्चुअल डेटा। तो ध्यान से समझना और अच्छे तरीके से समझना। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आपको पता है। तो बढ़ते हैं जी आगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, ये हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे आप यहाँ पे कनेक्ट रहें, और जितने भी अपडेट्स होते हैं मैं यहाँ पे ही शेयर करता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे 1,55,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन जानना हो, कुछ पूछना हो मेरे से, किसी एग्जाम रिलेटेड चीज़ पूछनी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? इकोनॉमिक सर्वे ये होता है कि जहाँ पे हमारे देश की जो इंडियन इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति है, उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि हमारा देश कैसे परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या कैसे मतलब काम कर रही हैं, और जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर होगा, उसका एक आउटलुक दे देता है कि हाँ, आने वाले समय में हम ये काम करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ये क्या है? कंपाइलेशन। इकोनॉमिक सर्वे 2025 की बात करें, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला निर्मला सीतारमन जी ने इसको टेबल किया 31 जनवरी 2025 को पार्लियामेंट में। और इस सर्वे के अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है कि हमारी जो जीडीपी है, वो ग्रो करेगी 6.3 से 6.8%। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और प्रोडक्ट डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स और सर्विसेज। दैट मीन्स हमारा देश जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा टोटल अमाउंट में विद इन द कंट्री, उसको उसकी जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है 6.3 से 6.8%। ध्यान रखें। और 2025 का जो सर्वे है, जब अभी इलेक्शन हुए थे हमारे, जो है जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसके 6 महीने के बाद ही आपको देखने को मिल गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। चलो, आ गया है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, तो इसके बारे में अब डिटेल में जानेंगे। देखिए, अगेन व्हाट इज़ इकोनॉमिक सर्वे? अभी हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, उसकी आउटलुक क्या रहने वाली है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे चली हैं, उसका सबका कंपाइलेशन इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है, जिसको हेड कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और वो कौन है? वी अनंथा नागेश्वरन। तो ये जो हैं चेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे को क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस इकोनॉमिक सर्वे में हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जो बड़े इश्यूज के ऊपर बात करें, जैसे कि हमारे लेट सपोज कि अगर मैं बात करता हूं, जो इंडिकेटर्स है, जैसे हमारे देश में किस तरीके से टैक्स सिस्टम रहेगा, कैसे होगा काम, और इन चीज़ों के ऊपर बात करती है। और पार्ट ए में, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फिजिकल ट्रेंड्स, टैक्स सिस्टम कैसा रहा, ये सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पार्ट बी किसके ऊपर बात करता है? सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, यानी कि सोसाइटी इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। जैसे कि अगर बात की जाए एजुकेशन, पॉवर्टी, क्लाइमेट, जीडीपी ग्रोथ आउटलुक, इन्फ्लेशन और ट्रेड हमारा कैसा है। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें हमारे टैक्स सिस्टम, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और दूसरा सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर जो बात करें। तो ये अब आगे जो स्लाइड्स आने वाली हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, ध्यान से समझना। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्टेबल कंडीशन में देखने को मिली, और इसने बोला कि जो हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ है
वो 6.4% है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। और ये बिल्कुल क्लोज है, अगर हम 10 साल का डेटा लेते हैं बिल्कुल उसके क्लोज आती है 6.4%। लेकिन अगर बात करी जाए एग्रीगेट सप्लाई परस्पेक्टिव में, दैट इज द रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो वो 6.4% है। नाउ व्हाट इज दिस रियल जीडीपी एंड नाउ व्हाट इज दिस जीवीए? तो दोनों में ही 6.4% की बात करी है कि देखो चाहे हमारी अनसर्टेनिटी रही है ग्लोबली, तो फिर भी रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4 आई है और ग्रॉस जो है वैल्यू एडेड भी 6.4 देखने को हमें मिली है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी, रियल जीडीपी का बच्चे मतलब होता है कंट्री का रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो हमने अभी बात करी थी कि हमारा गुड्स और सर्विसेज का बनना, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं रियल जीडीपी, एक्चुअल में कितनी बन रही है ओवर ए टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब ये रियल जीडीपी जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन्होंने बोला कि 6.4% रहेगी। और ये मैं बता दूं ये सबसे लोएस्ट है ग्रोथ इन द 4 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स में सबसे लोएस्ट है। 2025-26 में हमारी जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं 6.3% एंड 6.8% की बात कर रहे हैं कि हाँ यहां पे इनके बीच में रहेगी। और ये सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर होगा जहां पे हमारी 7% से कम देखने को हमें मिलेगी, दैट इज जीडीपी ग्रोथ रेट। और इसका रीजन क्या है कि इसका रीजन क्या है कि 7% से कम होने का सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ग्लोबली स्लो डाउन इन द ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही है, और वीक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा, बहुत अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, और हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जाने के प्राइस राइज देखने को हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इसी कारण हमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दैट इज द यहाँ पे 2024-25 में 6.4%, और ये अब बोल रहे हैं 25-26 में कितनी होगी 6.3 से 6.8%, यानी कि 7% से आपकी कम देखने को ही मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरी की टर्म थी रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड ध्यान से समझिए, रियल मतलब रियल, ग्रॉस मतलब टोटल, वैल्यू मतलब वैल्यू, एडेड मतलब किसी चीज को ऐड करना। अब इसमें हम क्या बात करते हैं कि जो आपने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, प्रोड्यूसर ने जो फाइनल प्रोडक्ट बना लिया उसमें से जो लागत या कुछ भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई है उसको बनाने के लिए, उसको अगर हम माइनस करते हैं तो एक्चुअल में आपको पता लगता है कि हाँ इस चीज को बनाने में रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी हुई है। और ये की इंडिकेटर है कंट्री की इकोनॉमिक आउटपुट और ग्रोथ का। दिस इज इंपॉर्टेंट, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक आउटपुट का इंडिकेटर क्या है, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को निकाल दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकाल दिया। अब ये जो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना, ये कंट्री की इकोनॉमिक आउटपुट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करती है, और ये बताती है कि कोई एरिया, कोई स्टेट, कोई प्रोविंस कितना ग्रो कर रही है, और ये बताती है कि इसने कंपनी का जो प्रोडक्ट है या सर्विस है या कॉर्पोरेट यूनिट है उसमें उतने कितनी वैल्यू जो है उसने ऐड करी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमें आउटपुट और ग्रोथ के बारे में बात कर रही है, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, और जो कितनी है अभी हमने डिस्कस किया 6.4%, यहां पे हमने बात करी थी 6.4%, एंड अगेन दिस इज 6.4%, ये ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल सेक्टर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट इज सारे सेक्टर जो है ग्रोथ में हमें जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे? एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी प्री पैंडेमिक ट्रेजेक्ट्री को आगे लेके जा रहा है, यानी कि प्री पैंडेमिक से पहले जैसे था उसी ग्रोथ को लेके जा रहा है आगे। और ऐसे ही हमें देखने को मिला सर्विस सेक्टर में भी जो लोग हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेंड लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ग्रोथ अच्छी होती चली जा रही है। तो यहाँ पे हमें जानना ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्ट्रांग कंडीशन में है यहाँ पे। और इंडस्ट्री भी वैसे इकोनॉमी की अगर बात करी जाए, टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी सेक्टर सेकंड नंबर पे, और प्राइमरी सेक्टर नंबर 1 पे लास्ट में आता है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा, इंडस्ट्री सेक्टर नंबर 2, एंड एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज नंबर 3 पे आते हैं, प्राइमरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो यहां पे हर कंडीशन में हमें ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। द नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लेशन इज कमिंग अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया कि जो हमें प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। देखिए, रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो हमें न्यूज में देखने को मिलती है, जो एक्चुअल कंज्यूमर जो है फील करता है इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज को, और वो कह रहा है कि 5.4% थी 2023-24 में, और ये 4.9% हो जाती है 2024-25 में इन द अप्रैल टू दिसंबर पीरियड।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही, और इसका मतलब ये भी है कि इसमें आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चल रही है कि हमारे देश की ग्रोथ भी ना रुके और हमारे देश में जो टैक्स सिस्टम है वो भी बढ़ता चला जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखा गया और 5.4% से 4.9%। और इसमें हेल्प किसने किया? आरबीआई ने, आईएमएफ ने। और ये क्या कह रहे हैं? इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन विल ग्रेजुअली अलाइन विद द टारगेट ऑफ अराउंड 4% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। कहने का मतलब 5.4 तो हमारी 2023-24 में थी, और फिर कहते हैं कि 4.9% हो जाती है हमारी 2024-25 में। अब ये कह रहे हैं कि 4% हम करेंगे 2026 में। तो दैट मीन्स इसका तो मतलब ये हो गया कि हम इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज नहीं होने दे रहे। इसका मतलब आरबीआई एक्शन में है, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक्शन में है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन जो है हमारी अंडर कंट्रोल देखने को मिल रही है इस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब बात यहां पे ये आ रही है कि इन्होंने बोला इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि जो कंज्यूमर बियर करता है, यानी कि जहां पे रिटेल कंज्यूमर की बात आती है, रिटेल बायर की बात आती है कि हाँ ये एक्चुअल में क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, क्या चीजें ये खा रहा है, क्या चीजें ये मैक्सिमम बाय कर रहे हैं, उसका जो ट्रेंड होगा वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तैयार किया जाता है। और इसका डेटा रिलीज कौन करता है? एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको डेटा तैयार करती है, और इसमें हम जो डेटा लेते हैं फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा, जो कोई भी कंज्यूमर जो है इसको यूज करता है। और इसमें हम बहुत सारी चीजें और भी, जैसे फूड, बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग, बेडिंग, फुटवियर, ये सारी चीजों का डेटा जो है यहाँ पे तैयार किया जाता है। यानी कि ये वो चीजें हैं जहां पे कंज्यूमर जो है इन चीजों को कंज्यूम कर रहा है, और उसका डेटा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसी तरीके का अगर हम इकोनॉमिक टर्म में बात करते हैं तो 4 टाइप के हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं: इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर, रूरल लेबरर एंड रूरल अर्बन कंबाइंड। ये वाला जो पहले 3 है, इंडस्ट्रियल लेबर एंड एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, इसका जो डेटा होता है लेबर ब्यूरो तैयार करता है इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। रूरल अर्बन कंबाइंड का जो डेटा होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की जो मिनिस्ट्री होती है इसको तैयार करती है, यानी कि एनएसओ तैयार करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको तैयार करती है। ये इंपॉर्टेंट डेटा हो गया आपका यहां से। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एफपीआई पॉजिटिव ओवरऑल, एफडीआई शोज साइन ऑफ रिवाइवल। मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जो हमारे देश में जब बाहर से लोग जो होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहां पे करते हैं? बॉन्ड, शेयर एंड एटसेट्रा। एफडीआई होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारे एसेट क्रिएट होते हैं, या तो ये रोड के ऊपर पैसा खर्च करेंगे या ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, जो हमारे देश के लिए एसेट क्रिएट करके जाएंगे। लेकिन जो एफपीआई वाले होते हैं ये अपना सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने आते हैं यहाँ पे। लेकिन ये भी अच्छा है हमारे देश के लिए, कम से कम बाहर से पैसा तो आ रहा है ना, ठीक है, अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर मैं कहूँ शॉर्ट टर्म के लिए ये एफपीआई हमारा अच्छा होता है, और एफडी लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो जो है वो मिक्स ट्रेंड दिखा रहा था 2024-25 में। रीजन क्या है? ग्लोबल मार्केट का अनसर्टन होना, कि ग्लोबल मार्केट अनसर्टन मतलब शेयर मार्केट कभी गिर रही है, ऊपर उठ रही है, इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्स वगैरह आते रहते हैं कि हाँ यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट का जिस तरीके से ट्रेंड रह रहा है, तो उस चीज़ के देखते देखते फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में 2025 में मिक्स ट्रेंड शो कर रहा था। लेकिन जैसे हमने देखा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी कि वो आते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और निकल जाते हैं, जिसके कारण हमारे भारत देश में क्या देखने को मिला? कैपिटल आउटफ्लो, मतलब हमारा पैसा जो है प्रॉफिट कमा के वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर देखने को हमें मिल रहा था। इसी कारण जो है हमारे इतने स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमने इस तरीके से यूज़ किए कि हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को फेवरेबल किया, ग्रोथ किया और एफपीआई को पॉजिटिव ओवरऑल रखा। कहने का मतलब यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा पैसा नहीं निकाला, कुछ निकाल के लेके चले गए और कुछ ने अभी तक इन्वेस्ट किया हुआ था, जिसके कारण जो है हमें पॉजिटिव देखने को मिला ओवरऑल। बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा प्रॉफिट कमा के भागे नहीं, यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा, क्योंकि वो देख रहे थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट है, तो अच्छा है पैसा इन्वेस्ट करके रखो।
और दूसरा पॉइंट हम कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमें देखने को मिला जो फर्स्ट 8 मंथ थे 2024-25 के, वहां पे हमें हाई इनफ्लो देखने को मिला, ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया लोगों ने। और नेट अगर हम बात करें एफडीआई इनफ्लो का, वो कम हुआ अप्रैल से नवंबर 2023 में। मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब ये है कि जब 2023-24 में नेट एफडीआई जो है कम देखने को मिला, उसका रीजन था डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो है अपने स्टेक्स को बेच रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि बाहर के लोग जो है देखेंगे कि हाँ अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। लेकिन बाद में देखने को मिला कि एफडी जो है हमारे भारत देश में पहले 8 मंथ 2024-25 में इंक्रीज हुई। और वो कहाँ पे इंक्रीज होती है, जैसे सर्विस सेक्टर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सर्विस सेक्टर लीड्स एफडी इनफ्लो विद द 19.1% शेयर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025। यानी कि हमारे भारत देश में जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो सर्विस सेक्टर में करेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो बैंकिंग में है, यहाँ पे इंश्योरेंस में है, एजुकेशन में है, यहाँ पे आके लोगों ने सर्विस सेक्टर में जो है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, 19.4% शेयर देखने को हमें मिला। और इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी में, इसके बाद ट्रेडिंग में, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये हो जाता है बच्चे कि यहाँ पे जो एफडी है वो बढ़ रही है। 2023 में जो डिक्रीज देखने को मिला था डिसइन्वेस्टमेंट के कारण, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली, और ग्रोथ सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर, देन आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो ये याद रखना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स आर स्ट्रेंथनिंग। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा आरबीआई के पास होता है वो 706 बिलियन डॉलर रहा सितंबर 2024 में, और 640.3 बिलियन डॉलर रहा था दिसंबर 2024 में, जिसमें हमारा 89.9% एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या हुआ। एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर से उधार ले रहे हैं, आईएमएफ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, किसी कंट्री से पैसा उधार ले रहे हैं, वो सब पैसा, तो उसका जो है हमारा 89.9% ऑफ द एक्सटर्नल डेट को कवर कर रहा है इतना। तो इसका मतलब हम थोड़ा बहुत तो स्टेबल हो रहे हैं, इसका मतलब इकॉनमी जो है वो नेगेटिव में नहीं जा रही। तो इसका मतलब फॉरेक्स रिजर्व जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। हमारा 706 बिलियन डॉलर जो है सितंबर 2024 तक ये डेटा रहा था इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर स्टेबल। अभी हमने बात करी थी कि सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कहां पे हो रहा है, आपका सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में बैंकिंग और इंश्योरेंस भी आ जाता है। अब बात यह है कि स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है, स्टेबल कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने देखने को मिला जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैड लोन्स। ऐसे बैड लोन्स वो बैड लोन्स होते हैं अगर लेट सपोज किसी ने बैंक से उधार ले लिया पैसा, ठीक है, ना तो वो प्रिंसिपल अमाउंट भर रहा है ना वो इंटरेस्ट अमाउंट भर रहा है, 90 डेज से ऊपर वो हो चुके हैं कि वो पैसे नहीं भर रहा, तो उसका अकाउंट जो होता है बैड लोन्स, बैड एसेट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसे हम कह देते हैं। या फिर कोई किसान है, उसने 2 क्रॉप सीजन लगा ली हैं, वो अपना लोन नहीं भर रहा, तब भी उसको हम क्या कह देते हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको कह देते हैं। यही कह रहे हैं कि ये अब कम हो चुका है, यानी कि जो स्ट्रेस एसेट्स हैं वो कम हो चुके हैं, जिसके कारण ये सेक्टर जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब यहां पे अगर देखा जाए क्रेडिट जीडीपी गैप, क्रेडिट जीडीपी गैप होता क्या है पहले वो समझिए। ये डिफरेंस होता है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एंड इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मतलब हमने कितना क्रेडिट दिया और जीडीपी जो है वो ग्रोथ में कितना आया। कहने का मतलब अगर आप लोन लेके जा रहे हैं, क्रेडिट लेके जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है आउटपुट करेंगे ना, किसी चीज को बनाएंगे, वो आउटपुट किसके साथ जुड़ती है, हमारी जीडीपी के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो है वो आपका ये बताता है कि कितना एक्सेस क्रेडिट और कितना आपका पॉलिसी डिसीजन वगैरह किस तरीके के रहे, जिससे ग्रोथ भी हुई और क्रेडिट आप पैसा भी ले जा चुके हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि क्रेडिट जीडीपी गैप जो है वो नैरो हुआ 0.3% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2024-25 फ्रॉम 10.93 इन द सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी कि हमने यहाँ पे क्रेडिट जीडीपी जो गैप है उसको कम किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि बैंक के पास जो पैसा ज्यादा रहा, इसका मतलब हमने क्रेडिट लोगों को कम दिया। क्रेडिट लोगों को कम देने का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने कम क्रेडिट लिया और अगर लिया भी तो उसने लौटाया।
जिसके कारण जो है बैड लोन्स जो हैं कम हुए और हमारा बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी की तरफ आया और बैंक जो है अपनी सस्टेनेबल कंडीशन में देखने को हमें मिले। और ऐसा ही इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिला। इंश्योरेंस सेक्टर में जब आप लोग इंश्योरेंस लेते हैं वो आप ग्रो किए, उनके प्रीमियम ग्रो किए 7.7% इन द 2023-24 और जिसका अमाउंट हो जाता है 11.2 लाख करोड़। और इसमें पेंशन सब्सक्राइबर जो बढ़े 16% बढ़ जाते हैं 2024 से इस सर्वे के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ बैंकिंग में बैड लोन्स कम हो जाते हैं, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो कम हो जाती है, जिसके कारण स्ट्रेस एसेट खत्म कम हो गए और बैंकिंग सेक्टर स्टेबल। इंश्योरेंस सेक्टर में स्टेबिलिटी कैसे आई कि प्रीमियम बढ़ चुके हैं 7.7% और जो पेंशन सब्सक्राइबर हैं वो भी बढ़ चुके हैं 16%, जिससे जो अमाउंट है अच्छी खासी इंश्योरेंस सेक्टर के पास भी आ गई और स्टेबिलिटी की तरफ हम चले गए। तो दैट्स वाई ये जो बात कर रहे थे यहाँ पे कि सर्विस सेक्टर जो है जहाँ पे एफडी इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है सर्विस सेक्टर में, तो क्यों भाई हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में पॉजिटिव साइंस देखने को हमें मिल रहे हैं और सर्विस सेक्टर में तभी जो है पैसा ज़्यादा लग रहा है, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में एंड ऑल, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग। अब एक चीज बताइए, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे क्यों? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज हम कंट्री है ना, तो हमने अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बोला आप बनाइए, आपके पास कोई पैसा कमी है तो हम देते हैं और आपको प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी सिचुएशन में होंगे हम आपके साथ खड़े हैं। यानी कि गवर्नमेंट को आपको अश्योरेंस देनी पड़ेगी उन जो बनाने वाले लोग हैं यानी प्रोड्यूसर्स हैं उनको। तो दैट्स वाई ये एक्सपोर्ट भी आपका ग्रो कर रहा है। अब देखना यही बात निकल के आएगी यहाँ पे, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट खास करके मर्चेंडाइज एंड सर्विस का वहां पे स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली, अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। और फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025 जिससे हमें पैसा आया 602.6 बिलियन डॉलर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अ 6% ऑफ द जीडीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। ये इंडिया का जो टोटल आपका एक्सपोर्ट है कपड़े में, मर्चेंडाइज, सर्विस सेक्टर में, वो ग्रोथ देखने को हमें मिला। अभी हम बात कर रहे थे सर्विस सेक्टर ग्रो किया, एफडी भी उसमें ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में जब ग्रोथ होती है एक्सपोर्ट्स ज्यादा बाहर भेजते हैं, एक्सक्लूडिंग द पेट्रोलियम एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, यहाँ पे 10.4% रहा। अगर हम बात करें पेट्रोलियम एंड जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, इसको निकाल दें तब भी सर्विस सेक्टर और एक्सपोर्ट में 10.4% जो है हमें ग्रोथ देखने को हमें मिली। और ऑन द अदर हैंड जो टोटल इंपोर्ट है वो हमारा सेम ही रहा, दैट इज 682.2 बिलियन। जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल इंपोर्ट जो है इस टाइम पहुंच चुका था हमारा, यानी कि बाहर से जो चीजें आ रही थी 682.2 बिलियन। मतलब यहाँ पे इंपोर्ट में भी ज्यादा वृद्धि हुई, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ी, ठीक है, बढ़ी लेकिन कम लेवल पे बढ़ी एज कंपेरेटिव टू द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारा ग्रो कर रहा है 10.4% और हमारा इंपोर्ट जो है 6.9%। तो इसका मतलब हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और ये एक्सपोर्ट की तरफ जाने का रीजन क्या है, ग्रेटर प्रोटेक्शनिज्म। गवर्नमेंट रिक्वायर assess the situation, government again developing a forward looking strategy, trade road map, again the गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट आपको कह रही है आप टेंशन मत लीजिए, आप बिजनेस कीजिए, आप ग्रोथ कीजिए, और एट द एंड हमने ग्रोथ भी करके दिखाई। तो ये ग्लोबल ट्रेड जो है हमारा बढ़ता चला जा रहा है, इंडिया जो है एक्सेलरेट कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। और यहां पे ध्यान रखना बच्चे, सर्विस एंड गुड एक्सपोर्ट 10.4% है, इसमें हम पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरीज नहीं लगा रहे। टोटल इंपोर्ट 6.9% रहा, जिसका मतलब ओवरऑल सिचुएशन में हम एक्सपोर्ट्स ग्रोइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, क्रेडिट ग्रोथ रिमेन स्ट्रॉन्ग, द पर्सनल क्रेडिट मॉडरेट। कहने का मतलब क्या हुआ, जो एमएसएमईज को है वो पैसा ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि एमएसएमईज की अगर मैं बात करूं बहुत रोल प्ले करता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि एमएसएमईज जो कंट्रीब्यूट करते हैं 29% टू द जीडीपी एंड वो 50% रिस्पॉन्सिबल है कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट का। तो दिस इज ह्यूज अमाउंट, जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में भी और हमारे टोटल एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो इनका तो स्ट्रांग होना बन रहा है।
अभी कैसे ग्रोथ करी, जैसे आपने मुद्रा योजना लेते हैं, है ना, तो अभी हमने जो है तरुण स्कीम के अंतर्गत जो लास्ट हमने 10 लाख रुपीस देते थे, अब हमने उसके क्या क्या कर दिया, 20 लाख रुपीस। तो भाई आप ग्रो करें, आप पैसा लें, और एमएसएमईज को हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी लेके आते हैं, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आप जीडीपी में हिस्सा दे रहे हैं, आप एक्सपोर्ट में भी हिस्सा दे रहे हैं। दैट्स वाई एमएसएमईज की क्रेडिट ग्रोथ देखने को हमें मिली कि हाँ आप लोन लीजिए, आप पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पर्सनल, अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं, वो मॉडरेट अमाउंट तक रहा था, ठीक है। अब देखा जाए यहां पे सेक्टर वाइज द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जो 29 नवंबर 2024 को थी करंट फिस्कल ईयर की, वो 5.1% थी। मीनवाइल द इंडस्ट्रियल क्रेडिट जो आपका है 4.4% रहा एज इन द एंड ऑफ द नवंबर 2024, जो कि 3.2% था लास्ट ईयर, यानी कि हम बात कर रहे हैं 3.2% जो है हाइयर देन द 3.2% रिकॉर्डेड ईयर एगो। तो कहने का मतलब 4.4% आ गया जी इंडस्ट्रियल वाला ग्रोथ हुई, और एग्रीकल्चर सेक्टर में 5.1% ग्रोथ हुई, और सर्विस सेक्टर तो वैसे ही ग्रो कर रहा था, अभी हमने डिस्कस किया, एफडीआई भी वहां पे हो रही है, और एट द एंड भाई एमएसएमईज क्रिएटेड ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। अब देखा जाए अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, जो बैंक्स पैसा दे रहे हैं एमएसएमईज को दे रहे हैं, लार्ज एंटरप्रेन्योर्स को दे रहे हैं, और देखा गया कि जो एमएसएमईज ने ये जो ईयर बाय ग्रोथ करी है वो 13% ग्रोथ करी है, लेकिन लार्ज एंटरप्राइज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो 6.1% पे खड़ी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या किसको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, एमएसएमईज को, कि जीडीपी में भी हेल्प कर रही हैं, ग्रोथ में भी हेल्प कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प कर रही हैं। और इसी कारण जो क्रेडिट ग्रोथ टू द सर्विस एंड पर्सनल लोन सेगमेंट मॉडरेटेड टू 5.9% एंड 8.8% रिस्पेक्टिवली। मतलब सर्विस क्रेडिट ग्रोथ जो सर्विस को दिया गया वो 5.9% और पर्सनल लोन को 8.8% दिया गया करंट फिस्कल ईयर के कॉन्टेक्स्ट में। और अमंग द सर्विस सेक्टर जो मॉडरेशन हमें देखने को मिली, वो रीजन क्या था, क्रेडिट डिसबर्सल टू द एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को जो है पैसा हमने दिया, जिसके कारण हमें देखने को मिला मॉडरेशन देखने को मिला सर्विस सेक्टर के अंतर्गत इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज हमारे इंडिया में सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, और मतलब एमएसएमईज के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कम हो रहा है जो सर्विस सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट जो है 5.9% और पर्सनल लोन में 8.8% जा रहा है। लेकिन ओवरऑल कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सर्विस सेक्टर तो ग्रो कर ही रहा है, एफडीआई भी ग्रो कर रही है, वैसे भी वो ग्रो कर रहा है। पर्सनल लोन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाते हैं तो जो गाड़ियां वगैरह घर वगैरह ले रहे हैं, ये भी आप मॉडरेशन कंडीशन में देखने को हमें मिल रहे हैं। अब देखा जाए कि जहां पे एनबीएफसीज हैं, क्योंकि एनबीएफसीज के साथ जो है रिस्क बहुत जुड़ा हुआ है, क्रेडिट कार्ड के साथ रिस्क बहुत जुड़ा हुआ है, तो आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं वो इंटरवीन कर रही हैं कि हाँ यहाँ पे जो क्रेडिट ग्रोथ है वो इंटरवीन मतलब मॉडरेट अमाउंट में दिया जाए, यानी कि एनबीएफसीज को भी कम पैसा दिया जाए, क्रेडिट कार्ड वालों को भी कम पैसा दिया जाए, क्योंकि हमने ग्रोथ करनी है सर्विस सेक्टर में, एमएसएमईज में ये ग्रोथ करनी ही करनी है। तभी जो है वो क्रेडिट जो है सर्विस सेक्टर में कम क्यों होता है, क्योंकि कुछ पैसा तो हम देंगे ना, एनबीएफसीज को भी देंगे, ठीक है, लेकिन आरबीआई इंटरवीन कर रहा है कि कह रहा है कि इनमें इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डी रेगुलेशन नीडेड फॉर द ग्रोथ। देखो एक सीधी सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना तो डी रेगुलेशन करना पड़ेगा। डी रेगुलेशन का मतलब क्या है, जो आपने रेगुलेशंस लगा रखी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब आप लोगों को, कंपनियों को, लोगों को जो है फ्रीडम देनी पड़ेगी, आप आओ, इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ और छा जाओ। कहने का मतलब ये है कि देश में ग्रोथ करो। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप फ्रीडम देंगे किसी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को, वो अच्छा काम करेगा ही करेगा और वो ग्रोथ सेक्टर में आपको हेल्प करेगा। और इसमें हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें कैपेसिटी को अपग्रेड करना है, कितने हमें मैन्युफैक्चरर्स को जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे ग्रो करने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे ट्रेन करना है, और जो बॉटलनेक यानी कि जो रिसोर्स का दिक्कत आ रही है उसको कैसे एड्रेस करना है, और हमारे इंडिया की जो ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें कैसे आपको हेल्प करनी है। तो इसके लिए हमें डी रेगुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा। अब यहां पे जो है अगर ये कह रहा है कि डी रेगुलेशन हम हटाएंगे, है ना, डी रेगुलेशन को खत्म करेंगे, यानी कि रेगुलेशंस जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको खत्म करते हैं, यानी कि डी रेगुलेशंस की तरफ आते हैं, तो इससे इंडिया का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखने को हमें मिलेगा। लेकिन अब यहां पे हमें बात करनी है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। कहने का मतलब द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। मतलब जो प्रोड्यूसर कोई भी चीज बना रहा है,
वो अगर लेट सपोज कोई मशीन खरीदता है, कोई रिसोर्स खरीदता है या कोई भी चीज़ खरीदता है, उसका टोटल वैल्यू, उस एसेट का टोटल वैल्यू जो एक प्रोड्यूसर के पास है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक पर्सन जो है, चाहे कंपनी है, चाहे वो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से जानते हैं। तो इसीलिए हमें डीरेगुलेशन करना पड़ेगा अगर हमें ग्रोथ चाहिए। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से की फोकस रहेगा, बट प्राइवेट प्लेयर मस्ट पार्टिसिपेट मोर। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अगर हम पैसा लगाएंगे, ठीक है, हमें ग्रोथ मिलेगी, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब कैसे? जैसे चाहे आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, रोड की बात करो, जो बिल्डिंग्स की बात करो, चाहे आप डिजिटल की बात करो, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, सोसाइटी के रिलेटेड बात करो, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो एट द एंड ग्रोथ होगी होगी। और हमारा लास्ट 5 सालों से कंट्री का जो फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस है, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर रह रहा है, जिसमें ये पब्लिक स्पेंडिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आए, बॉटलनेक आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको दूर किया जाए और प्रॉपर तरीके से रिसोर्स का मोबिलाइजेशन किया जाए, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा हम इनोवेशन कर पाएँ। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमें देखने को मिला, जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने लग गया। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा खर्च करते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म वो हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मशीनें बना ली, ठीक है, आपने रोड्स बना लिए, आप ऐसा बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जाने के लंबे समय का एक्सपेंडिचर। तो ये पोस्ट इलेक्शंस के बाद हमें देखने को मिला कि जैसे इलेक्शन खत्म हो गए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे बढ़ता चला गया। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने की फोकस रखा और इन्होंने बोला कि आप भी इन्वेस्ट कीजिए। तभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइवेट सेक्टर्स को इनवाइट कर रही है, आओ गवर्नमेंट के साथ काम करो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आप काम कीजिए। तभी ये प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे और भी बुलाने की यहाँ पे बात करी जा रही है यहाँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जो है हमारा दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। बट यहाँ पे एक चीज और याद रखने वाली है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, कि कह रही है कि हाँ यार इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाओ, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ करो, लेकिन हमने बात करी कि जो पब्लिक कैपिटल है, यानी कि गवर्नमेंट का पैसा है, वो अकेला ही कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मीट कर पाएगा। जो हमने बोला है विकसित भारत एट द रेट 2047, यानी कि हमें विकसित भारत 2047 तक बनाना है, तो अकेला गवर्नमेंट कैपिटल ही काम नहीं करेगा, हमें प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन की जरूरत है, जिसमें पार्टिसिपेशन अगर प्राइवेट सेक्टर करेगा और जिससे हम प्रॉपर तरीके से कैपेसिटी को जो है कंसेप्चुलाइज कर पाएंगे, रेवेन्यू शेयर मैकेनिज्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी चीजें करी जाएंगी और जल्दी से जल्दी उस प्रोजेक्ट को क्लोजर की तरफ भी हम लेके जाएंगे। और ये जो एफर्ट्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के, ये सप्लीमेंटेड हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा तो देश में अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी। अगर हमने विकसित भारत 2047 करना है तो प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर? ये इकोनॉमिक सर्वे का जो है मेन पॉइंट्स है जो हमें समझने थे। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे ये आते हैं कि सर फैक्चुअल डेटा जो एग्जाम भी पूछता है और इस पूरा जो हमने कहानियां पढ़ी हैं, इसका एक्चुअल में जो डेटा है वो क्या है? कुछ डेटा हमने अभी याद किया, कुछ डेटा अभी हम पढ़ेंगे जो फैक्चुअल डेटा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे भारत देश में जो ग्रोथ देखने को मिली, स्टेडी ग्रोथ, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिली। और ये कितनी ग्रोथ है जी? 5% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 तक हमें 5% ग्रोथ देखने को हमें मिली। जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसका क्वार्टर सेकंड है ना, तो वो भी अभी 3.5% के ऊपर ही खड़ा है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम प्रीवियस क्वार्टर से रिकवर कर पाए हैं। और ये किसका है जी? CAGR का। दैट इज व्हाट इज दिस? कंसिस्टेंट ग्रोथ विद CAGR, दैट मीन्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और ये मोस्ट एक्यूरेट वे होता है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि आप लोगों ने पैसा लगाया और कितना आपको रिटर्न मिला। कहने का मतलब वो वैल्यू जो है आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग ओवर द टाइम वो राइज कर रही है या फॉल कर रही है। तो ग्रोथ हमारी स्टेडी ही देखने को मिल रही है 5% फाइनेंशियल ईयर 17 से 23 तक, और फाइनेंशियल ईयर 25 में 3.5% देखने को मिली, जो कि मतलब प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है। दूसरा, खरीफ खरीफ फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खरीफ क्रॉप जो आपकी जो होती हैं मॉनसून सीजन की क्रॉप्स होती हैं, वो आपका 1647.05 लाख मैट्रिक टन रही हैं इतनी।
और ये देखने को मिला कि 89.37 लाख मैट्रिक टन जो है पिछले साल से हमने इंक्रीज लिया, और एवरेज आउटपुट भी हमारी बढ़ी 124.59, यानी कि इसका मतलब जो हमने बात करी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो आपका स्ट्रांग हो रहा है, तो यही आपका स्ट्रांग है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये खरीफ क्रॉप का डेटा इंपॉर्टेंट है जी, ये याद रखना, लाख मैट्रिक टन। आगे बात करते हैं, अगर लेट सपोज एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो अच्छा हो रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम भी अच्छी हो रही होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एग्रीकल्चर इनकम है एनुअल रेट जो है वो कितना है 5.23% ओवर द पास्ट डेकेड, यानी कि लास्ट 10 सालों से हमारी जो ग्रोथ है 5.2% रही है अब की। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो लोग नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं वो 6.24% रही है, और ओवरऑल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 5.80% रही है ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ। दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब इनकम ग्रोथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर में 5.23, 6.24 नॉन एग्रीकल्चर में, एंड ओवरऑल 5.80 देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी गैप। यील्ड मतलब प्रोडक्शन। देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड का टोटल सीरियल प्रोडक्शन का वो कितना कर रहा है जी 11.6%, वेरी इंपॉर्टेंट 11.6%, लेकिन क्रॉप यील्ड जो है वो अभी भी कम है लीडिंग प्रोड्यूसर्स। ठीक है 11.6% अगर हम कर भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल की बात करी जाए तो अब भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ग्रोथ इन द हाई वैल्यू सेक्टर्स, हम हाई वैल्यू सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि फिशरी सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है, प्रोटीन का इंटेक जो बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है नेचुरल, अगर बात करी जाए नेचुरल मीन्स मतलब अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो फिशरी सेक्टर जो है ग्रो कर रहा है प्रोटीन्स के लिए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली, दैट इज 13.67% फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 15 टू फाइनेंशियल ईयर 2025। लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो आपका 12.99% रहा, लाइफ स्टॉक मतलब पशुपालन, ठीक है, तो वो 12.99% देखने को हमें मिला। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस में स्टेट वाइज, तो आंध्र प्रदेश जो है वो लीड किया 8.8% की ग्रोथ में, और 11-12 से 2020-21। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे 6.3% एंड तमिलनाडु 4.8%। ध्यान रखिए बच्चे, अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो हमारी जो ग्रोथ है एनुअल ग्रोथ रेट है 5.23 है, और नॉन एग्रीकल्चर में 6.24 है, और ओवरऑल 5.80 है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है दैट इज आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 मध्य प्रदेश है, नंबर 3 तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो शिफ्ट है वो हाई यील्ड क्रॉप्स की तरफ जो है चला जा चुका है, जैसे आंध्र प्रदेश ज्वार ज़्यादा उगा रहा है, मध्य प्रदेश मूंग ज़्यादा उगा रहा है, तमिलनाडु जो है मेज़ ज़्यादा जो है यहाँ पे उगा रहा है, तो इसीलिए शिफ्ट होने के कारण जो है ये ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। ऑयल सीड प्रोडक्शन में चैलेंजेस आ रहे हैं। देखिए ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है 1.9% देखने को मिली, क्योंकि अभी भी चाहे हम इंडिया है जो भी ग्रोथ कर रहा है कुछ भी कर रहा है, लेकिन 1.9% इज अ वेरी लो, वेरी स्लो ग्रोथ, और इसीलिए हम एडिबल ऑयल्स के लिए जो है बाहर से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और डाइटरी जो प्रेफरेंसेस हैं वो हमारी बढ़ चुकी हैं दूसरी तरफ, यानी कि मीट प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा। हमारी जब इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, इसके ऊपर जो है कंजम्पशन बढ़ रही है, तो इस सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से बना रहे हैं, तो ये इस शिफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देखा जाए जितने भी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, फिशरी हैं, पशुपालन है, तो अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये आगे जाके ग्रोथ में आएंगे। तो ये हमें देखने को मिला इस इकोनॉमिक सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक ड्रॉप अगर पानी दे रहे हैं उससे ज़्यादा क्रॉप बने, और ये नेशनल मिशन ऑन द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल फार्मिंग को, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि आज जो हमारी जनरेशन जिस चीज़ को यूज़ कर रही है वो ऐसे यूज़ करो ताकि फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए, तभी कह रहे हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप हमें आनी चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हेल्प कर रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इन्हांस कर रही है, और हमारी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को और प्राइस डिस्कवरी को। प्राइम मिनिस्टर किसान जो है वो डायरेक्ट जो है इनकम प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को, और जिससे आपको अगर देखा जाए विद टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में जब टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होगी, पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगे, कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर ग्रोथ भी देखने को हमें मिलेगी। और ये जितने भी जो यील्ड गैप्स हैं, डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स के ऊपर अभी भी अगर है, ठीक है,
फिर भी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इन चीज़ों की तरफ जा रही है कि हाँ, लोगों को, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप बनाई जाए, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉस्पर फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव इस तरीके से ले रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कंट्री का वो डिक्लाइन हुआ है 3.2%। लेकिन पहले 9 महीने में अगर हम बात करें 2025 में, हमारा सर्विस सेक्टर जो है 11.6% ग्रो किया है। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, फाइनेंशियल मतलब सबको एक साथ लेके चलना, वो हमारा 53.9% था मार्च 2021 में, अब 64.2% बढ़ चुका है। 64.2% बढ़ चुका है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में। जल जीवन मिशन में भी हमें प्रोग्रेस देखने को मिली, जिसमें हमने ड्रिंकिंग वाटर, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है सबको एक्सेस दी। और इसमें जो फुल कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन में जो स्टेट्स जिन्होंने अचीव किया है फुल कवरेज, वो है आपकी, ये याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम। तो यहाँ पे हम सेफ पानी पहुँचा रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं, सभी गांव, सभी शहरों में पाइप्ड वाटर पहुँचा रहे हैं। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर ग्रो करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रो करना, कंट्री का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होना, जल जीवन मिशन में अच्छा काम करना, ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आगे बात करते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिला, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अर्बन सेक्टर की बात करी जाए, अर्बन एरिया में 1.18 करोड़ हाउसेज जो हैं हमने सैंक्शन किए 25 नवंबर 2024 तक। अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए, मेट्रो रेल सिस्टम बढ़े, 1010 किलोमीटर का करंटली ऑपरेशनल है 23 सिटीज में। एडिशनल जो है 980 किलोमीटर जो है अभी और भी बनाया जा रहा है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, अमृत की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे टैप वाटर कवरेज जो है वो 70% बढ़ चुका है। सीवरेज कवर जो है वो 62% बढ़ चुका है। कहने का मतलब पानी घर तक पहुंचेगा, सीवरेज की जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म किया जा रहा है यहाँ पे। और स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो 93% प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं 13 जनवरी 2025 तक। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेटा अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके कारण जो है लोगों को घर भी मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सीवरेज की प्रॉब्लम को खत्म भी किया जा रहा है, और स्मार्ट सिटी मिशंस को भी कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पे अब देखा जाए फिजिकल कनेक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर बात करें तो 68 जो है आपकी वंदे भारत ट्रेन थी। फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है यहाँ पे जो नंबर है कोचेस का वो 900 पहुंच चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करी जाए तो वंदे भारत ट्रेन जो है 51 थी और कोचेस थे 672। तो इसका मतलब यहाँ पे वंदे भारत जो है हम अच्छे नंबर लेके जा रहे हैं और जिससे फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ रही है। सिविल एविएशन की अगर हम बात करते हैं, उड़े देश का आम नागरिक की अगर हम बात करी जाए तो पहले एयरपोर्ट थे हमारे 84, अब दिसंबर 2024 की बात करी जाए तो ये 88 हो चुके हैं। लेकिन एयरपोर्ट बढ़ चुके हैं। रूट्स की बात करी जाए, रूट्स 545 थे, अब बढ़ के हो चुके हैं 619 हो चुके हैं। और इसका दूसरा भी है, जो एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड टाइम है मेजर पोर्ट्स में वो आपका गिर चुका है, दैट इज 30.4% गिर चुका है 48.1% से। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे हम ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस रेलवे ग्रो कर रहा है, सिविल ग्रो कर रहा है, ये पोर्ट शिपिंग सब जो है ये अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं हमारे देश में। बात करी जाए यहाँ पे पावर सेक्टर की, कैपेसिटी एडिशन देखने को मिली पावर सेक्टर्स में, जाने के यहाँ पे 9943 मेगावाट जो है आपकी देखने को मिली और कैपेसिटी, और अब जो है 15,008 तक। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन जो हुआ 32,961 से 38,805 हो जाता है। और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की तरफ बात करी जाए तो हमने पहले रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है नॉन फॉसिल्स के ऊपर जो हम पेट्रोल डीजल के ऊपर 61.4 करते थे डिपेंडेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अब 25 में अप टू दिसंबर 2025 फाइनेंशियल 2025 अप टू दिसंबर में 52.9%, यानी कि हमने फॉसिल्स के ऊपर, यानी कि नॉन फॉसिल्स के ऊपर जो है आपका डेट इज जो है मतलब ये ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। ग्रोइंग रिलायंस ऑन द रिन्यूएबल का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा बनाना है, तभी हमने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव जैसे सोलर की बात करी जाए, विंड की बात करी जाए, टाइडल की बात करी जाए, हाइड्रो की बात करी जाए, ये चीज़ें हमें देखने को हमें मिली हैं यहाँ पे।
तो फॉसिल जो है हमारा कम हो जाता है 52.9% और 61.4 से। और ऐसा ही नॉन फॉसिल्स की अगर बात करी जाए, जो यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जाए, पहले 38.6 था, अब जाके हो चुकी है 47.1। तो इसका मतलब हम नॉन फॉसिल्स की तरफ जो है शिफ्ट हो चुके हैं और हमने ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसा ही टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो टावर्स थे हमारे दिसंबर 2023 में 7.9 लाख, अब 8.2 हो चुके हैं। और भारत नेट प्रोग्रेस की अगर बात करी जाए, ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करी जाए, 677 पहले थे और अब हो चुके हैं दिसंबर 2024 में 693। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की बात करी जाए तो 8 लाख थे, अब हो चुके हैं 12। तो इसका मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी भी हमारी बढ़ रही है यहां पे। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये होता है बच्चे क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। ये मैं बहुत बार यूट्यूब के जब एमसीक्यूज लेता हूँ ना, तो ये बात हमेशा करता हूँ, एनडीसी न्यूज में रहता है, व्हाट इज दिस। तो ये होता है क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट। अगर बात करी जाए इंडिया के एनडीसी की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारी एनर्जी आ रही है 46.20 यानी कि कोल से, कहने का मतलब थर्मल एनर्जी। तो अभी भी हमारी थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा है। नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी सोलर एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे। नंबर 3 की बात करते हैं तो विंड एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्मल के बाद हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी जो है बढ़ रही है। और इसका मतलब सबसे जो कम डिपेंडेंस हो रही है डीजल के ऊपर, लिग्नाइट के ऊपर, इनमें कम ज़्यादा जा रही है। बट अभी भी हमारे भारत देश में कोल के ऊपर डिपेंडेंस तो है, थर्मल एनर्जी हमारी सबसे ज़्यादा अभी भी बन रही है। अगर हम एनडीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 50% टारगेट जो है 2030 तक हमने अचीव करना है। कहने का मतलब नॉन फॉसिल्स की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है नॉन फॉसिल से, वो हमने बढ़ानी थी। हमने 46.8% पहुंचा ली है 30 नवंबर 2024 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन सिंक है, यानी कि कार्बन एमिशन हो रहा है, वो भी हमने कम किया। इसमें देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2024 के अकॉर्डिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द 2005 एंड 2023 अगेंस्ट द एनडीसी टारगेट ऑफ द 2.523 बिलियन टन बाय 2030। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 2.5 से 3 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी थी 2030 तक। ऑलरेडी 2024 में हम कितना कर चुके हैं, 2.29 कर चुके हैं हम इतना। तो ये अचीवेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो सकती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारा कम हो सकता है। रीजन क्या है, हमारी डिपेंडेंस जो है कोल के ऊपर अब कम हो रही है, एनर्जी हम कम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी जो है ये वैल्यूज बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। और ये इसका इफेक्ट मतलब ये कार्बन सिंक इससे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स लगा रही है, पॉलिसीज लगा रही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रही है, सो डैट रिन्यूएबल एनर्जी को हम जो है आगे बढ़ा सकें और ग्रीन इन्वेस्टमेंट कर सकें, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम कर सकें। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है नॉन फॉसिल्स के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। बात करी जाए लाइफ की, व्हाट इज दिस लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो हमें इन्वायरमेंट को खराब ना होने दे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है। 13% हमने हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। लाइफस्टाइल चेंज करने से 13% ग्लोबल पॉपुलेशन ने जो है वो रिड्यूस कर दिया 20% जो है आपका ग्लोबल कार्बन एमिशन। और फूड ऑन द प्लेट कैन अवॉइड 90 kgs ऑफ एनुअल फूड वेस्ट पर पर्सन, यानी कि अगर हम खाना खा रहे हैं ना तो पूरा कंप्लीट कीजिए, अगर हम कर रहे हैं तो 90 kg ऑफ एनुअल फूड वेस्ट पर पर्सन कम होने लग गया। कारपूल, जैसे एक बंदा जा रहा है तो उसने एडिशनल, जैसे आप उबर एंड ओला एंड ऑल जितने भी हमारी कंपनीज हैं तो कारपूल कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फ्यूल कम खर्च होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम होगा। तो इसका मतलब लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, दैट मीन्स इन्वायरमेंट हेल्दी होगा। और जितना हमने न्यूज़पेपर हम कर रहे हैं तो 25,000 लीटर ऑफ वाटर वेस्टेज को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हम न्यूज़पेपर को रिसाइकल कर रहे हैं। सो दीज आर द फिनोमिना जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लेके जा रहे हैं। 2030 तक जो इन्होंने कहा है कि 17 गोल अचीव करने हैं, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली की तरफ चीज़ों को जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा कार्बन सिंक है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट जो है हमारा अच्छा हो सके। तो ये आपको हेल्प करेंगे आपके मेंस आंसर राइटिंग चीज़ों में। नेक्स्ट बात करते हैं
हेल्थ फॉर ऑल, इसमें हमने अफोर्डेबल जो है मेडिसिन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह किए, जन औषधि केंद्र बनाए, फुल इम्यूनाइजेशन जो है कवरेज जो 23-24 तक 93.5% रहा नेशनल लेवल के ऊपर। हमने हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए, बिल्डिंग सेंटर बनाए, जिसमें हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड्स 36.36 कार्ड्स हमने दिए, और ये ऑपरेशनल फुटफॉल हो चुका है ओवर 370 करोड़। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं, और इसमें 307 करोड़ लोग जो हैं आ चुके हैं। मतलब बारी बार जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे इन सेंटर्स में। तो इसका मतलब हेल्थ फॉर ऑल का जो हमारा इनिशिएटिव है वो भी हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने मेडिसिन अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने हैं, असेसिबल देनी है, अफोर्डेबल देनी है, इंश्योरेंस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, ह्यूमन रिसोर्स देने पड़ेंगे, डिजिटल हेल्थ अच्छा करना पड़ेगा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर अगर हम करेंगे तो हमारे देश की ग्रोथ भी देखने को हमें मिलेगी। अगर देखा जाए यहाँ पे जो 72.81 करोड़ आबा आईडीज क्रिएट करी गई, यूविन के अकॉर्डिंग जो है प्रेग्नेंट विमेन और चिल्ड्रन को ट्रैक किया गया और वैक्सीन डोज जो है यहाँ पे प्रोवाइड करी गई। ई संजीवनी के अकॉर्डिंग जो है सर्व किया गया प्रॉपर तरीके से 31.19 करोड़ पेशेंट्स को, सो डैट जो है आपकी हेल्थ केयर अच्छी रहे। आप इलेक्ट्रॉनिकली भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप चाहे फिजिकल जाके करें, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करें, तो आपको हेल्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव का जो जो हमारा मकसद है वो इस तरीके से हम पूरा कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट इस तरीके से पूरा कर रही है। तो गाइज ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे, और इसके लिए मैं एक एमसीक्यू वीडियो भी बनाऊंगा जल्दी ही, तो बने रहना। जो मेरी वीडियो होगी वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही आएगी, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। बाकी आप मुझे मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। कैसा लेक्चर लगा, किस तरीके का लेक्चर लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो ही मैं अगली वीडियो और भी अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि इसके एमसीक्यूज जल्दी आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, और लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अच्छे से बढ़िए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।